सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि गुजरात के साणंद पहुंचे, जहां कैन सेमीकॉन के आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट प्लांट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने प्लांट का दौरा किया और वहां पर मौजूद इंजीनियर्स से बातचीत कर उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी ली। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज सुबह वो आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और अब डिजिटल भारत के निर्माण से जुड़े कार्यक्रम में मौजूद हैं, जो कि देश के समग्र विकास को दर्शाता है। साथियों, मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि भारत की कंपनी ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने में रुचि दिखाई और नतीजा हम सबके सामने है। हमारे भारत की अपनी कंपनी कैन्स अब ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक मजबूत हिस्सा बन गई है। ये एक बहुत शानदार शुरुआत है, एक गर्व का पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल के दौरान ही भारत ने यह संकल्प ले लिया था कि वो सेमीकंडक्टर सेक्टर में वैश्विक हब बनेगा। उन्होंने बताया कि उद्योग जगत के अनुमान के मुताबिक भारत का सेमीकंडक्टर बाजार इस समय करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का है, जो इस दशक के अंत तक बढ़कर लगभग 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। उन्होंने जोर देते हुए साफ कहा कि यह सेक्टर भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। भारत की बहुत सारी कंपनियां ग्लोबल कोलैबोरेशन के माध्यम से दुनिया को एक रिजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन देने जा रही है। साथियों, आज का ये दिन मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मंत्र को सही मायने में चरितार्थ करता है। इस प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरू होने से भारत ग्लोबल मार्केट में एक भरोसेमंद सेमीकंडक्टर सप्लाई के रूप में अपना रोल और सशक्त कर रहा है। उद्घाटन के साथ इस प्लांट में व्यावसायिक उत्पादन की औपचारिक शुरुआत हो गई। ये एडवांस्ड इंटेलिजेंस पावर मॉड्यूल तैयार किया जाएगा यहाँ पे और उपयोग ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल डिवाइस में होगा और हर मॉड्यूल में 17 चिप्स होंगे और इनका निर्यात कैलिफोर्निया स्थित अल्फा एंड ओमेगा सेमीकंडक्टर को किया जाएगा। सभी चरण में पूरे होने के बाद इस प्लांट की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 6.33 मिलियन यूनिट तक होने का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने इस दौरान मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का नारा दिया और कहा कि भारत सेमीकंडक्टर का एक नया ग्लोबल हब बनने को तैयार है। और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए साणंद का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां बनने वाले प्रोडक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा पहले ही एक्सपोर्ट के लिए बुक हो चुका है। साणंद में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। गुजरात की एक दिवसीय इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाव थराट क्षेत्र में करीब 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले उन्होंने गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया और संत आचार्य पद्मासागर सुरश्री जी का आशीर्वाद लिया। सम्राट संपत्ति संग्रहालय में जैन धर्म की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाली 2000 से अधिक दुर्लभ वस्तुएं इसमें प्रदर्शित की गई, जिसमें प्राचीन पांडुलिपियां, मूर्तियां, सिक्के, चांदी के रथ और मिनिएचर पेंटिंग्स शामिल हैं। असम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। गुवाहाटी स्थित बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जारी घोषणा पत्र को पार्टी ने संकल्प पत्र बताया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और असम बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप सैकिया के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी ने असम में समान नागरिक संहिता लागू करने यानी यूसीसी 2 लाख नौकरियां देने का भी वादा किया है।
बीजेपी ने घोषणा पत्र के जरिए फिर से सत्ता में आने पर प्रदेश में 5 लाख करोड़ के निवेश के साथ ही जमीन जिहाद पर रोक लगाने का वादा किया है। साथ ही लव जिहाद के खिलाफ में सख्त कदम उठाए जाएंगे और असम को बाढ़ मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे। सरकार गठन के बाद में शुरुआती 2 वर्ष में बाढ़ मुक्त असम के निर्माण के लिए 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज 1 यूनिवर्सिटी 1 इंजीनियरिंग कॉलेज को अपना लक्ष्य बताया और कहा कि अगले 5 साल में हम 2 लाख रोजगार देंगे। असम बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने कहा कि सुरक्षित असम विकसित असम का निर्माण बीजेपी का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में मिले कुल 2,45,000 सुझाव और जिनको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने यह संकल्प पत्र तैयार किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीजेपी सरकार में असम की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में प्रदेश की जीडीपी कई गुना बढ़ी है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय भी 2020 और 21 में 1,03,000 रुपए से बढ़कर 2024 और 25 में 1,59,000 रुपए पहुंच गई। निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि असम में बीते 10 साल में ऐसा ऐतिहासिक बदलाव आया है जो कांग्रेस के 6 दशकों के शासन में संभव नहीं था। और बिहार के नालंदा जिले में आज सुबह शीतला मंदिर में उस समय भगदड़ मच गई जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि कई श्रद्धालु इसमें घायल हुए। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल चैत्र महीने का आज आखिरी मंगलवार है जिसके चलते शीतला माता मंदिर परिसर में मेला भी लगा हुआ है और मौके पर अपेक्षा से कहीं ज्यादा भीड़ पहुंची। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंदिर परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। दर्शन की जल्दी में श्रद्धालुओं के बीच में धक्का मुक्की की शुरुआत हुई जो देखते देखते भगदड़ में तब्दील हुई। अफरा तफरी के माहौल में कई लोग भीड़ के दबाव में नीचे गिर गए और कुचल गए। घटना के बाद तुरंत बाद मंदिर और मेले को बंद कर दिया गया जबकि पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटे नजर आए। आज मां शीतला मंदिर है मगड़ा में, वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाने के कारण बहुत ही जो है खेदपूर्ण घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है और अनफॉर्चुनेट रहा है कि उसमें जो है 8 लोगों का जो है देहांत भी हुआ है और 8 लोग जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए हुए हैं जिनका कि राहत और बचाव का कार्य किया गया। सबको तत्काल जो है वहाँ एम्बुलेंसेज भेज के यहाँ पे लाया गया है 8 लोगों को और इनके लिए जो जिनका देहांत हुआ है उनके लिए 6 लाख रुपए 4 लाख आपदा की तरफ से और 2 लाख सीएम रिलीफ फंड से भी उनको तत्काल अभी देने के लिए जो है यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम का कार्यवाही चल रहा है और यहाँ पे एम्बुलेंसेस लगाए गए हैं, उनको तत्काल आइडेंटिफाई किया गया है। 8 लोगों में 7 लोगों का जो आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, उनका घर और पता चल चुका है एड्रेस वगैरह, तो उनके लिए हम लोग उनको भिजवा रहे हैं। 1 लोगों का और आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है और उनको यहाँ से जो है ससमान हम लोग घर। भगदड़ के बाद तुरंत घायलों को नजदीक अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर ने 8 लोगों को तुरंत मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। पटना कमिश्नर को बिहार शरीफ भेजा गया। राज्य सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए। वहीं दीपनगर थाने के एसएचओ राजमणि को सस्पेंड कर दिया गया। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 6 लाख रुपए, केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया। इस हादसे के बाद श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। कई लोगों ने पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। श्रद्धालुओं का कहना है कि भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे और लोग लाइन में लगने की बजाय जल्द दर्शन के लिए एक दूसरे पर चढ़ने लगे जिससे स्थिति बिगड़ गई। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि मौके पर पुलिस की पर्याप्त मौजूदगी नहीं थी और जो कार्रवाई की गई वो देर से की गई जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। बिहार में आज आर्थिक अपराध इकाई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ रेड की। ये छापेमार कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों को लेकर की गई। ईओयू की टीम ने इस ऑपरेशन को सुनियोजित तरीके से अंजाम देते हुए बिहार के कई जिलों के साथ साथ छापेमारी की जिससे पूरे प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मचा है। वहीं इस कार्रवाई के तहत किशनगंज में तैनात एसडीपीओ गौतम कुमार के कई ठिकानों पर रेड डाली गई। किशनगंज के अलावा पटना और पूर्णिया समेत कुल 6 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई। सुबह सुबह ईओयू की टीम एसडीपीओ गौतम कुमार के आवास और कार्यालय पर पहुंची। दस्तावेजों, संपत्ति से जुड़े कागजातों और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की गहन जांच की शुरुआत की गई। अधिकारियों के बैंक खातों और निवेश से जुड़े हुए विवरण भी खंगाले जा रहे हैं। ईओयू की टीम ने सहरसा के डीआरडीए डायरेक्टर वैभव कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। सहरसा समेत कई स्थानों पर ईओयू की टीम तैनात है। आरोपी अधिकारियों की संपत्ति, लेनदेन और संभावित अवैध निवेश की जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इन अधिकारियों पर अपनी आय से कहीं अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप है और जिसके आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है।
ईओयू टीम आरोपी अधिकारियों के सभी ठिकानों से दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जुटा रही है, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस छापेमारी को बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और आने वाले समय में इससे बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी मौलाना अब्दुल्ला सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी एसटीएफ सोमवार को बिहार के पूर्णिया में आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। आरोपी मौलाना मूल रूप से अररिया का रहने वाला है और उस पर धार्मिक सभा के दौरान आपत्तिजनक स्टेटमेंट देने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने एक धार्मिक कार्यक्रम में गौकशी कानूनों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री की मां और गौमाता के खिलाफ में अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। इस स्टेटमेंट के सामने आने के बाद में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद में एसटीएफ ने जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ को मौलाना के बिहार में छिपे होने की जानकारी मिली और जिसके आधार पर टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे पूर्णिया से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर यूपी लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जहां उससे पूछताछ की जाएगी और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी धार्मिक या फिर व्यक्तिगत आधार पर आपत्तिजनक बयान देने की इजाजत नहीं दी जाएगी।